अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी पहचान पाकिस्तान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए साल हो गए, यानी 77 साल गुजर गए और अब हम 78वें साल में पाकिस्तान के मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के लिए हमारी लाखों जानों ने कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियाँ देने के बाद ये पाकिस्तान वजूद में आया। हमने तो वो दौर नहीं देखा जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन अपने बाबा और अजदाद से, अपने सीनियर से जो बातें हमने सुनी और जो किताबों में हमने पढ़ा, वो यही पढ़ा कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ और इस पाकिस्तान के लिए हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने और हमारे बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने, सब ने कुर्बानी दी। उन्होंने अपने वहाँ का जो रहन सहन था उसको छोड़कर, उन तमाम अपने मकानात को छोड़कर, अपने जो वहाँ पे उनकी जायदादें थी, बड़ी बड़ी जायदादें थी, उनको छोड़कर ये कुर्बानी दी। और जब पाकिस्तान आ रहे थे तो वहाँ अपनी जानों का भी नजराना दिया, अपनी आबरू का नजराना दिया, अपने अरमानों का नजराना दिया। और इसलिए दिया कि ये पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, कि एक इस्लामी मुल्क हमारा बनेगा और हम आज़ादी से सांस लेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान हैं, हमारे कायद हैं, उनके फ़लसफ़े पे, उनके इरादों में जो पुख्तगी थी, वो ऐसी सच्चाई थी कि उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया और आज हम इस पाकिस्तान में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। और पाकिस्तान एक ऐसी कुव्वत बन गया जिससे तमाम इस्लामी ममालिक को बेइंतहा फ़ख्र है, वो है हमारी एटमी ताकत। आज पाकिस्तान एटमी ताकत रखता है और दुश्मन जो है जब इसकी तरफ देखता है, तो जब वो हमारे फ़ौज को देखता है और हमारी एटमी ताकत को देखता है तो वो घबरा जाता है और इसकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देखता। ये तमाम उन कुर्बानियों का नतीजा है और उस कायद का नतीजा है जिसने जद्दोजहद करके और मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के एक अमन वाला पाकिस्तान हासिल किया। आज हम उसमें सुकून की सांस ले रहे हैं। नाज़रीन, आज हम इसी पे बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि तालीम हासिल करो, और उन्होंने भी बेपनाह कुर्बानियाँ दी और वहीं से एक नई रोशनी उजागर हुई कि हमें एक अलग मुल्क हासिल करना चाहिए। उन्होंने बहुत से अखबारात शाया किए और उनमें भी इस बात का तस्करा मिलता है कि उन्होंने इस बात की निशानदही की थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तरफ अपने काफ़िले को दौड़ाया और उन्होंने बेइंतहा मेहनत के बाद, जस्तजू के बाद, लगन व मोहब्बत के साथ, अपनी दानिशमंदी के साथ इस मुल्क को हासिल किया। उनके साथी जो रहे वो नवाबजादा लियाकत अली ख़ान, अल्लामा इकबाल, फ़ातिमा जिन्ना उनके साथ साथ थे और उनकी भी काविशों को और उनकी भी मेहनतों को और उनकी जद्दोजहद को हम भुला नहीं सकते। अल्लामा इकबाल ने बहुत से अशार पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद के भी उन्होंने बहुत से अशार कहे हैं जिनको आज मिसाल बनाया जाता है। आज हम 14 अगस्त की इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद जो मेहमान हैं, हम आपका उनसे तारुफ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं सुल्ताना तबस्सुम साहिबा, जो कि बैंकर हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और 14 अगस्त मुबारक हो। और उन्हीं के साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ जनाब शाहना तबस्सुम साहिबा, जो कि इकनॉमिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सदर हैं। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात जिन्हें आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और उनकी गुफ्तगू जो है वो ऐसी होती है कि वो आपको अपनी तरफ मुतवज्जा रखेंगे। सबसे पहले तो सोशल वर्कर हैं हमारे साथ गुलाम यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और गुलाम यासीन साहब यकीनन
آپ کی گفتگو سے لوگ بڑے فیضیاب ہوں گے. آج جشن آزادی ہے, آپ کو بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. اور انہی کے ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے بہت اچھے, پاکستان کی ایک بہت زبردست جماعت ہے, بلکہ پارٹی ہے, سیاسی پارٹی ہے, مرکزی پاکستان مسلم لیگ. مرکزی مسلم لیگ کے ترجمان سندھ بلوچستان کے ڈاکٹر طہا منیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جشن آزادی آپ کو مبارک ہو. آپ کو مبارک ہو, پوری قوم کو مبارک ہو. ڈاکٹر طہا منیف صاحبہ, آپ سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. 14 اگست ہے, اس جذبے کے حوالے سے کہ آج ہم آزاد ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر ہمیں آزادی آج نصیب نہیں ہوتی, ان سب قربانیوں کے بعد, قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد کے بعد, ان کی قربانیوں کے بعد, تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بہت شکریہ شرمیلا صاحب, آپ نے دعوت دی, یہاں پہ ہم آئے. ہماری جو پارٹی ہے مرکزی مسلم لیگ, یہ اس سے انسپائرڈ ہے, اس مسلم لیگ سے انسپائرڈ ہے جس مسلم لیگ نے اس وقت اپنی جد و جہد کا آغاز کیا جب پورے برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی. تقریباً 800-900 سال کی مسلمانوں کی حکمرانی تھی برصغیر کے اوپر, اور اس کا جو سورج تھا, اس کا جو عروج تھا, وہ زوال کی طرف گامزن تھا. مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہوا تھا. ابھی سر سید احمد خان کا آپ نے حوالہ دیا, 1857 کی جو جنگ آزادی ہے, ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں برصغیر پاک و ہند کے لوگ, لیکن انگریز اس کو غدر کہتے ہیں, میوٹنی کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت تھی اور ان لوگوں نے غداری کی. بھئی ہم نے کیوں غداری کی؟ ہمارا ملک تھا, ہمارا وطن تھا, ہمارا خطہ تھا, تم لوگ آئے باہر سے, تم نے آ کے قبضہ کیا, ٹیک اوور کیا, دھوکے کے ساتھ, معاملات کے ساتھ, ہماری آپس کی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں سے اقتدار چھن گیا. ہمارے بڑے بڑے بہادر شاہ ظفر, ان کے بچوں کے سر کاٹ کے ان کو انہوں نے پتیلے کے اندر لا کے, پلیٹوں کے اندر لا کے پیش کیے, اٹھا کے مالٹا کے اندر پھینک دیا, جسے ہم کالا پانی کہتے ہیں. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جو دیگر مذاہب تھے, انہوں نے دیکھا اچھا مسلمان اب نیچے آ گئے, تو وہ بھی چڑھ دوڑے. حالانکہ جو تحریک آزادی تھی اس میں سارے پیش تھے, سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے, لیکن ملبہ کس کے اوپر ڈال دیا؟ مسلمانوں کے اوپر. وہاں سے یہ سلسلہ ایک شروع ہوا, اور مسلمانوں نے بیٹھ کے سر جوڑ کے یہ طے کیا کہ اب ہمیں سیاسی جدوجہد کرنی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں اپنے سیاسی حقوق کا خیال کرنا ہے. ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے, اتنی بڑی ہم میجورٹی ہیں, اتنی بڑی ہم اکثریت ہیں, اور ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تب 1906 کے اندر نواب محسن الملک وقار الملک بنگال کے اندر انہوں نے جو ہے جس مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی, وہ مسلم لیگ جس نے مسلمانوں کو متحد کیا, مجتمع کیا, اکٹھا کیا. مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان اپنے اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اپنی اپنی پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں, ان سب کو اکٹھا کر کے یونائٹ کریں. اور اس کے اندر پھر جو سب سے بڑی روح پھونکی وہ علامہ محمد اقبال نے پھونکی, اور انہوں نے یہ ویژن دیا کہ اگر ہم نے اس خطے کے اندر سروائیو کرنا ہے تو ہمارے پاس شمال مشرقی یہ جو مغربی علاقہ ہے اس پر مشتمل اور مسلم اکثریت کے صوبوں پر مشتمل ہمیں ایک ریاست چاہیے جسے ہم نے بیس کیمپ بنانا ہے. ادروائز یہ جو ہندو ہے یہ ہمیں کھا جائے گا, کیونکہ شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں اس وقت شروع ہو چکی تھی. وہ کہتے تھے مسلمان وندے ماترم کہیں, وہ کہتے تھے مسلمان گاندھی کے مجسمے کو پوجیں. 37 کی جو وزارت انتخابات میں جو معاملہ ہوا تھا سب نے دیکھ لیا تھا, مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا. وہاں اس وقت بیٹھ کے یہ طے کیا, مسلمانوں نے یونائٹ ہو گئے تھے سب, یونینسٹ پارٹی ہو, دیگر لوگ ہو, سب ایک ایجنڈے پہ آ گئے تھے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. اور اس ایک ایجنڈے کے اوپر جو 1940 کے اندر اجتماع ہوا, اکٹھے ہوئے سارے مینار پاکستان 23 مارچ کو. وہاں پہ ایک ون پوائنٹ ایجنڈا طے ہو گیا کہ اب کسی کی کوئی اپنی بات نہیں چلے گی, اب کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی, اب ہم پاکستان لیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یہ وہ نعرہ تھا جس کی بنیاد پہ گلی محلوں میں پورے ہندوستان میں, جو اس وقت آل انڈیا جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں, سب نے یہ نعرہ لگا. سے 7 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا. تو ہماری جو پارٹی ہے مرکزی مسلم لیگ, کسی نے شین بنا لی, کسی نے کاف بنا لی, کسی نے لام بنا لی, کسی نے کیا بنا لی, ہم نے کہا نہیں, ہم مرکزیت کی طرف بلائیں گے. یہ لوگوں کی پارٹیاں نہیں ہیں, شخصیات کی پارٹی نہیں ہے. ہم اس ویژن کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو آج جمع کریں گے جس ویژن پہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا. اب ویژن وہی ہونا چاہیے جس پہ آزاد کرایا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جو آزاد ہوا, جو بھارت سے پاکستان اپنا وجود میں لے کر آئے, جو قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال کا خواب, تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان تو بنا اور ہم آزاد ہیں, اس میں ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارا پیارا وطن ہے, تو علامہ اقبال کے خواب کی جو تعبیر تھی وہ کیسی رہی؟
میں آپ سے معلوم کروں گا غلام یاسین صاحب. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सबसे पहले जश्न आज़ादी सबको मुबारक. उसके साथ साथ जो हम आज इतना बड़ा इवेंट कर जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इतना बड़ा हमें तोहफ़ा भी दिया गया हमें अरशद नदीम साहब की शक्ल में, जो हमारे इस जश्न आज़ादी के प्रोग्राम को चार चांद लगा रहा है. और ऐसे अनेक हीरे, ऐसे हमारे नौजवान इस वतन के आज़ादी के दरमियान कुर्बान हो गए थे, जबकि डॉक्टर साहब ने पूरी एक हिस्ट्री बता दी. उस हिस्ट्री में बहुत से हमारे ख़ानदान उजड़ गए, हमारे बहन भाइयों की इज़्ज़तों को पामाल किया गया. साथ में हमारे उन बुज़ुर्गों को जिंदा जला गया. ऐसे ऐसे भी वाक़े हुए जिसमें एक तीर से दो चार चार लोगों को सीने में घोंप के शहीद किया गया. लेकिन एक जज्बा था, वो जज्बा था कि हमें अपना वतन चाहिए, अपना देश चाहिए जहाँ हम आज़ादी के साथ अपने मज़हब, अपने ख़ानदान, अपने बच्चों के साथ रह के सुकून का सांस लें. और वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सूरत में हमें मिल गया. अब बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ तो हमने बहुत कुर्बानी करके यहाँ पहुँचे और बहुत सी तकालीफ को, अब हमें आगे बढ़ना है, इस पाकिस्तान को संवारना है. जैसे जैसे पाकिस्तान की इब्तिदा हो गई, देखें हमने सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम दिया हमें, जिसकी वजह से हमारे अड़ोस पड़ोस में जो दुश्मन घात लगा के बैठे थे उनकी आंखें चांद हो गई और वो डर गए. क्योंकि ये इसलिए डर गए कि हमारे पास एक इस्लामिक मुल्क के साथ साथ एटम भी हमारे साथ मौजूद था, और उस एटम की वजह से हम अपने दिफाई पोजीशन को मजबूत करने पे कामयाब हो गए. और मैं ये ज़ौक़ से कहना चाह रहा हूँ कि वो जो दिफाई तंजीम है या एटमी ताकत है, उसके पीछे जो है ना वो सबसे बड़ी हमारी अफवाज है, बहादुर अफवाज है, जिसकी हम जितनी तारीफ करें कम है. उस खाकी वर्दी को हम दिल के गहराइयों से सलूट पेश करते हैं, जो ना वो सर्दी देखती है ना वो गर्मी देखती है. -20, -30, -40 पे जाके वो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है. फौज है जी, ये हमारे मुल्क की आवाम है जो हमेशा शाना बशाना अपने फौज के साथ खड़ी रहती है. और नाज़रीन, यही पाकिस्तान का एक तसव्वुर था, यही पाकिस्तान के अपनी दिफा हो, अपना मुल्क हो और हम तरक्की की तरफ गामजन हो. जहाँ कुर्बानी दी बच्चों ने, जहाँ कुर्बानी दी नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, वहाँ ख़वातीन भी पीछे ना रही पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने में. इसलिए हमारे साथ यहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए मौजूद हैं सुल्ताना तबस्सुम साहिबा. सुल्ताना तबस्सुम साहिबा, आप क्या जज्बा देखती हैं आज के लोगों में और ख़वातीन में ख़ास करके, कि एक तो वो जज्बा था जो मालो असबाब लुटा के अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए और आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं. हमने तो लोगों से सुना कि ऐसा हुआ था, किताबों में पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आज हमें वो एहसास होता है कि बुजुर्गों ने किस तरह से कुर्बानी दे के ये मुल्क हासिल किया. आप क्योंकि ख़वातीन हैं और जाहिर है कि इसका एहसास आपको ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगी उन ख़वातीन को, किस तरह से आप खराज तहसीन पेश करेंगी जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी? बहुत शुक्रिया आपका आज इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आज ख़वातीन के ऊपर बात कर सकूं. कंपैरिजन आपके सामने, अगर ख़वातीन की हुकूक की और आप आज़ादी की बात करें तो आप जिनसे हमने आज़ादी छीन के ली, आप अगर दोनों का कंपैरिजन देखें तो हमारी ख़वातीन, अगर आप ख़वातीन के हुकूक को देखें, ख़वातीन की आज़ादी को देखें, तो हम आज अपने माशरे पे बड़ा मुतमईन होके हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, हम आना जाना कर सकते हैं. हमने बड़ा ग्रो किया है. ख़वातीन को अगर आप देखें तो ख़वातीन आज पाकिस्तान के बड़े बड़े मकाम पे, आप हमारी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक एग्जांपल है हमारे सामने कि इस मुल्क की लीडर रह चुकी है. तो ये एक बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारे माशरे के. फातिमा जिन्ना भी एक हमारे मॉडल है हमारे लिए कि उन्होंने जिस तरह से जद्दोजहद की क़ायद-ए-आज़म के साथ और इस पाकिस्तान बनाने में जी राना लियाकत अली
फर्स्ट रोल मॉडल तो वहीं से स्टार्ट हुआ था और बेशक उनको हम बिल्कुल भी उनका कंपैरिजन तो कोई हो ही नहीं सकता अगर हम कहें। और आज के दौर में भी अगर आप किसी भी मकाम पे देख लें पाकिस्तान में, चाहे वो मैं चूँकि बैंकिंग इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, अगर आप बैंक में देखें तो हमारे जो मोस्ट की पोजीशन सीनियर पोजीशंस हैं वहाँ पे आपको ख़वातीन नज़र आएंगी, आपको बेस्ट डॉक्टर्स के फॉर्म में आपको ख़वातीन नज़र आएंगी, आपको बेस्ट लॉयर्स आपको ख़वातीन नज़र आएंगी। तो ये आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़, इख्तियारात, तालीम, शऊर हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से ये मिला है कि हम बड़ा पुरसुकून और मुतमईन होकर हम अपनी चीज़ों को सर अंजाम दे सकते हैं। जी जी। अच्छा, ख़वातीन जिस तरह से आज आज़ादी के साथ तमाम एक्टिविटीज़ में सरगर्म है और आगे बढ़ी, चाहे वो स्पोर्ट्स का शोबा हो, चाहे वो कहीं भी जॉब्स कर रही हों, या हम फ़ौज में भी देखें तो ख़वातीन ज़्यादा नज़र आती हैं, और उसके साथ साथ तमाम फील्ड्स के अंदर ख़वातीन जो हैं वो बड़ी नुमायाँ काम कर रही हैं। मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा जनाब अनाबा कबर साहिबा कि आपने किस तरीके से बस ये इस तरह का जो माहौल है जो आप देख रही हैं, तो ये बताइए कि आज ख़वातीन को कहाँ देखती हैं? अगर ये मुल्क आज़ाद नहीं होता तो इतनी आज़ादी से हम काम कर सकते थे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया इस शो में बुलाने के लिए। अगर ये मुल्क आज़ाद नहीं होता तो डेफिनेटली हम कहीं पे भी नहीं होते, हमारी कोई पहचान नहीं होती। हमें पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की सूरत में जब मिला तो हमें बहुत सारी आज़ादी भी मिली, ख़वातीन को स्पेशली, कि वो हर शोबे में आगे बढ़ें, अपना नाम दिखाएं, अपना काम दिखाएं। और नो डाउट ख़वातीन जो है वो एक बहुत पुरअज़म शख्सियत होती हैं। आप किसी भी शोबे में देखें, आपको शाना बशाना मर्दों के ख़वातीन आपको नज़र आएंगी। मेरा ताल्लुक़ शिपिंग से है और मेरे ख़ुद के ऑफ़िस में भी और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी इसी तरह का है कि आपको हायर मैनेजमेंट में और टॉप मैनेजमेंट में ख़वातीन नज़र आती हैं, और जो भी काम आप उनके सपोर्ट करते हैं वो बहुत ही ईमानदारी से और दयानतदारी से उसको करती हैं। मैं तो यही देखती हूँ कि किसी भी तरह से वो मर्दों के मुकाबले में पीछे नहीं है। तो ये हमें आज़ादी मिली है तो हम ये कुछ कर पा रहे हैं, वरना ये इस तरह से हम कर नहीं सकते। आपका वेलफेयर इदारा है, आप वेलफेयर की थ्रू काम करेंगे, ये मुल्क की खिदमत है ना, ये पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी खिदमत है। तो आप फातिमा जिना हैं, राना लियाकत अली खान हैं, इनको किस निगाह से देखती है? इनकी जितनी जद्दोजहद थी या जिन ख़वातीन ने कुर्बानी दी, ज़ाहिर है वहाँ से अपना सब छोड़ के वो यहाँ हिजरत करके आए। जब वो यहाँ हिजरत करके आए तो आप उनके हवाले से क्या देखती हैं कि उनको इतनी आज़ादी नहीं थी, यानी कि इतनी आज़ादी उस मुल्क में नहीं थी जिस मुल्क को हम छोड़ के यहाँ पे आए और अपना मुल्क बनाया, तो इस हवाले से आप क्या देखती हैं? सर, उस वक्त आज़ादी जैसे नहीं थी उनको, तो उनके लिए बहुत मुश्किलात भी पेश आती होंगी। जब हमें एक आज़ाद मुल्क मिला, हमें हमें एक आज़ादी मिली अपने आप को दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो हमने अपने जो भी हमारी स्ट्रेंथ है वो हम सामने लेकर आए। जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मोस्टली ख़वातीन मिलेंगी आपको, हर उसमें पोजीशन पे ख़वातीन ही हैं जो कि नो डाउट बहुत मेहनत से काम करती हैं, बहुत मेहनत से काम करती हैं ख़वातीन। और आज पाकिस्तान को जो तरक्की की तरफ गामज़न किया जा रहा है उसमें ख़वातीन का बड़ा किरदार है। ये हमारी वो ख़वातीन हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, और आज अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है, और ख़ास रमज़ान की 27वीं शब को ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो अल्लाह ताला की तो ये रहमतें और बरकतें शुरू से पाकिस्तान के लिए हैं। और मर्दों के हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर ताहा मुनीब साहब आपसे कि पाकिस्तान को आज़ादी मिली, लेकिन उस दौर में जो जज्बा था, जिस तरह से वो पाकिस्तान के लिए बट के रहेगा, हिंदुस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान, हर तरह की कुर्बानियाँ उन्होंने दी, और आज ये पाकिस्तान हमें हासिल है और हम इसमें आज़ादी का सांस ले रहे हैं और उसी की जश्न आज़ादी आज हम मना रहे हैं।
تو ان لوگوں میں اور آج کے لوگوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے پھر میں وہی بات کروں گا, ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آزادی ہزار نعمت ہے, اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے. آج ہم بیٹھے ہیں تو 2 خوشخبریاں ہمیں ریسنٹلی ملی ہیں. ایک کا تذکرہ سر نے بھی کیا. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام سے ہی, یعنی یہ باقاعدہ کنفیوژن ہے اس وقت پہ کہ یکدم کیا ہوا تھا کہ کانگریس اور انگریز مل کے راضی ہو گئے تھے پاکستان بنانے میں. تو اس کے پیچھے جو چیز سمجھ آتی ہے اس وقت بھی, انہوں نے یہ سوچ کے پاکستان بننے دیا تھا کہ ہم نے جو خطے جو علاقے ان کو دیے, انہوں نے پنجاب کو کاٹ دیا, انہوں نے یہ جو سارا ہمارا اوپر کا کشمیر کا جو زمینی راستہ تھا یہ سارے ایریاز ان کو دے دیے. انہوں نے یہ سوچ کے پاکستان بننے دیا تھا کہ ہم ایسا کمزور پاکستان بنائیں گے جو چند دن چل پائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. یہ پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے. تو بہرحال بیچ میں سازشیں انہوں نے کی شروع دن سے. تو ہم نے دیکھا 71 کا سانحہ ہوا جس میں ہمارا بازو کٹ گیا, اور اس سانحے کو جن لوگوں نے, اس سانحے کے جو ذمہ دار تھے, جو مجرم تھے, 2 دن پہلے کی بات ہے, ان کے مجسموں کی بھی حالت ساری دنیا نے دیکھی ہے. بنگلہ دیش کے عوام نکلے, حسینہ واجد جس کا مودی کے ساتھ نیکسس تھا, اور ان دونوں نے مل کے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ انوالو تھا ان سارے معاملات کے اندر. مفتی وانی انہوں نے بنائی. اس ساری سچویشن میں اگر ہم دیکھیں, وہی حسینہ واجد, وہی مجیب الرحمان, اس کے مجسمے کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. آج وہاں پہ آزاد حکومت ہے. اور اندرا گاندھی جس نے اس وقت پاکستان کو توڑنے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے, آج اس کو اور اس کی نسلوں کو ہم یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے دکھا دی ہے کہ وہ نظریہ آج بھی زندہ ہے. وہ نظریہ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ, وہ آج بھی زندہ ہے. آج اس بات کو اوپن کر کے رکھ دیا ہے. بہت زیادہ مایوسی ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے, بہت زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں, بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں, کہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں, کہیں پہ کوئی بھائی کو قتل کر رہا ہے, کہیں پہ والدین جو ہے اولاد کو ذبح کر رہے ہیں, ماں جو ہے بچوں کو دریا میں پھینک رہی ہے, ماں بچوں کو نہر میں پھینک رہی ہے, خود کود رہی ہے, باپ بچیوں کے گلے کاٹ رہا ہے, بل کیسے دیں, مہنگائی کا. ٹھیک ہے, یہ سارے معاملات ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے 1 سال میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان گئے, اور یہ ایک عام کلچر بنا دیا کہ بھائی جتنے پیسے اکٹھے کرو بھاگ جاؤ. ان سب کے لیے میسیج ہے کہ اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے, اس پاکستان کی قدر کو ہمیں پہچاننا ہے. ہمارے مشرق میں بھارت کے اندر مودی نے جب سے وہ آیا ہے, اس نے وہاں پہ مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. بابری مسجد جو گرائی تھی, وہاں اس نے رام مندر بنا دی ہے. ہزاروں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں مسجدیں, اور ہم ہر دوسرے دن دیکھ رہے تو لنچنگ کی ویڈیو آ رہی ہے. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر منیب صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آزادی اگر دیکھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو آزاد نہیں ہیں, جو بھارت میں رہ رہے ہیں مسلمان, جس طرح سے ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, ان کا جس طرح سے رویہ ہے, جس طرح کا سلوک ہے, یہ ان سے پوچھو. اس سے مزید آگے بات کریں گے. ہمارا پینلسٹ یہاں تمام موجود ہیں, ہمارے مہمان موجود ہیں یہاں پہ, لیکن یہاں ہوا ایک بریک کا وقت. بریک کے بعد ویلکم بیک. جی ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے. ہمارے یہاں پہ مہمان موجود ہیں سلطانہ تبسم صاحبہ, بینکر, اور اس کے ساتھ ساتھ غلام یاسین صاحب اور ڈاکٹر طاہر منیب صاحب یہاں پہ موجود ہیں, جو ترجمان ہیں مرکزی مسلم لیگ کے, اور سندھ بلوچستان کے خاص کر کے یہ ترجمان ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شاہانہ تبسم جو کہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کی صدر ہیں, وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اور بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے آج کے پاکستان پہ, آزادی ہے پاکستان کے حوالے سے, کہ ہم نے آج پاکستان میں کیا کچھ بنایا. پاکستان کو جن لوگوں نے قربانی دے کے بنایا وہ ہمارے قائد محمد علی جناح, اور آج پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال ہو گئے. 1947 میں پاکستان آزاد ہوا, اور آج ہم اپنے ملک میں ایک پاور کے ساتھ, ایک طاقت کے ساتھ ہم پاکستان میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں. اور ہماری خواتین بھی آزاد ہیں, ہمارے بچے بھی آزاد ہیں, اور ہمارے جتنے بھی قوم ہے, ہمارے پاکستانی عوام ہے, وہ آزادی کا سانس لے رہی ہے.
मुश्किलें नाज़रीन जितनी भी आ जाएं, जैसे कि डॉक्टर ताहा मुनीब साहब ने कहा कि आज गैस के बिल, बिजली के बिल और दीगर जो परेशानियां हैं, लेकिन कौम अपनी जगह खड़ी है। वो इसलिए खड़ी है कि उन्हें आज़ादी का मालूम है कि आज़ादी क्या होती है, और जिस तरह से आज़ादी पाकिस्तान के लिए हासिल की वो तमाम हमारे पाकिस्तानी बाखूबी उसको जानते हैं। अगर आज़ादी का मालूम करना है आपको आज़ादी क्या होती है, वो कश्मीर से पूछें। जो कश्मीर में रहते हैं और हमारे मुसलमान भाई, वो किस तरह से पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और वो आज भी यही नारा लगाते हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं। और उसके साथ साथ फ़लस्तीन से पूछें, जहाँ पे बेतहाशा बमबारी की जा रही है, हज़ारों बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, उनके घर वहाँ पे तबाह किए जा रहे हैं। उनसे पूछे आज़ादी। आज़ादी अगर मालूम करना है तो आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो देखें आप कि किस तरीके से वो लोग हुकूमतों में आके किस तरह से आवाम पे जुल्म करते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है। अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में पाकिस्तान को कोई ऐसा दुश्मन मिल सके जो कि पाकिस्तान पे मैली आँख रखे, लेकिन वहाँ पे हमारी पाक अफवाज जो पाकिस्तान का दिफा करती है, रात दिन जाग के सरहदों पे रह के वो पाकिस्तान का दिफा कर रही है। और ये इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था और ये हमेशा वजूद में रहेगा। मैं आपसे सवाल करूँगा ग़ुलाम यासीन साहब कि जिस तरह से आज़ादी कश्मीर मांग रहा है, क्योंकि हमें उसे भी नहीं भूलना चाहिए इस अपनी आज़ादी में, कि अल्लाह करे वो आज़ाद हों और वो भी आज़ादी का सांस ले सकें। तो आप क्या देखते हैं कि कश्मीर है, जैसे जिस तरह से अभी फ़लस्तीन में जिस तरह से जुल्म हो रहा है, तो अल्लाह का करम है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो आज़ाद होता है शहरी, जो आज़ाद मुल्क में रहता है और आज़ाद सांसें लेता है, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि सामने वाला भी आज़ादी को एंजॉय करे। हमारा ये कश्मीर हमारा हिस्सा है और इसकी बहुत सी मकामात पे वजूहात हमने कहा कि हमारा ना टूटने वाला एक हिस्सा है जिसको हम भूल नहीं सकते। उनके लिए हम सब, और आए दिन आपने देखा कि कभी हम कश्मीर डे मनाते हैं, कभी उनके साथ यकजहती का प्रोग्राम करते हैं, और वो हमारे उनकी नज़रें हमारे तरफ भी मरकूज़ हैं कि ये पाकिस्तान, अगर कोई किसी के जवान ने या किसी मर्द मोमिन ने की आवाज़ उठाई तो पाकिस्तान से आवाज़ जाएगी। और उनकी सुकून के आप देखें कि इतने सालों से उसकी इंटरनेट बंद है, मुख्तलिफ चीज़ें बंद है, वो उस आज़ादी को तरस रहे हैं। जो आज़ादी हमें उस काली रात के बाद, सूरज तुलू होने के बाद पाकिस्तान को मिली है, उसमें हमने अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गान को से साफ और मुयस्सर ज़िंदगी करवाई है। साथ में हमने एटम बम को हमने इसी मुल्क के लिए बनाया है। उसके साथ जो सबसे बड़ी जो हमारी बात है वो है जमहूरियत। आप देखें कि पिछली ये अप एंड डाउन जमहूरियत में होते हैं, लेकिन पिछली जो कई सालों से जमहूरियत आती रही, जो टेन्यूअल हमारा 5 ईयर का वो कंप्लीट होता जा रहा है, उसमें बहुत से अप एंड डाउन होते हैं। डॉक्टर ताहा साहब ने जैसे हमें बताया कि महंगाई उरूज पे है मुख्तलिफ जगह में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ ममालिक के बनिस्बत पाकिस्तान बहुत अच्छा है और अच्छा करे। लेकिन क्या है कि हमारे पास वसाइल कम है थोड़े से। अब वसाइल को बढ़ाने के लिए हमने अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो बेरोजगारी है हमने उसको देखना है। अच्छा, ये हमारे जो सनतकार हैं, हमारे जो दूसरे साथी, अगर ये हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें, अपने अपने हिस्से का काम करके लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको अपने साथ रखते चले जाएं, तो ये भी ख़त्म होगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है वो काम भी कर रही है, और साथ साथ हम दुआगो हैं कि हम इस तकलीफ से निकलें, क्योंकि जैसे पिछला पाकिस्तान की आज़ादी से पहले अंधेरा था वो ख़त्म हुआ, हम सूरज में आ गए। इसी तरह ये जो छोटा सा एक तूफ़ान है, इसको भी हम अल्लाह ने चाहा तो सर्व करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें खुशी है, जो हमारे पास एक अंदर विल पावर होता है और साथ में हमें एक यकीन होता है, वो है हमारी पाक अफवाज। पाक अफवाज हम सो रहे हों लेकिन वो जाग रही होती है। इसी के बदौलत हमारे नौजवान इजीली तौर पे आपने देखा है कि
पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल उनके साथ कनेक्टेड है, स्पोर्ट्स में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे हमारे नौजवानों ने अपने आप को नहीं मनवाया। उस अल्लामा इकबाल के शेर के साथ के मुझे मोहब्बत है उन जवानों से जो डालते हैं सितारों पे कमर। अब अल्लामा इकबाल ने तो उस वक्त कही थी ना, लेकिन उसको यकीन था कि ये नौजवान जो पाकिस्तान की आज़ादी में बात कर रहे आएंगे वो हमारी ही यूथ है। आप देखें, अभी डॉक्टर साहब ने भी कुछ बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश में जो तूफान उठा यूथ ने उठाया है। तो ये हमारा यूथ जो है हमारा रोशन है, हमारी आंखें हैं, हमारे सर के ताज है, वो हमारे लिए बहुत आला मकाम रखते हैं। आप देखें कि इस वक्त भी यूनिवर्सिटी जितनी भी पाकिस्तान की है वो MBA की यूनिवर्सिटी हो, IT की यूनिवर्सिटी हो, मुख्तलिफ इदारों की हो, लेकिन उसमें यूथ अपने आप को मनवा रहा है। वो यूथ मेल एंड फीमेल के हिसाब से भी बच्चियां उनसे एक किस्म की दौड़ में उनके साथ साथ दौड़ रही। जैसे सुल्ताना तबस्सुम साहबा ने कहा कि बैंकर्स में खवातीन ज्यादा आ रही है। क्यों आ रही है या उस सेल में? क्योंकि उनके पास तहम्मुल है, बात करना है, उनको समझाना है। मोटिवेशन जो है ना हमारी बहुत जरूरी है। उस मोटिवेशन को लेके वो यूथ हमारी जो है ना नौजवान बच्चियां वो भी इस फील्ड में हमारे साथ शाना बशाना चल रही है और हमारी उम्मीद है कि ये यूथ तरक्की के लिए इस यूथ हमारे साथ काम आएगा। बिल्कुल खवातीन अपना अहम किरदार साथ साथ निभा रही हैं। और बहुत अच्छी बात की है गुलाम यासीन साहब ने कि आज का जो हमारा यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो इस मुल्क के लिए बेहतर सोचती है और बेहतर करने की कोशिश करती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे डॉक्टर ताहा मुनीफ साहब? देखिए, मैं एक बात मैंने उस टाइम की थी बांग्लादेश वाली, दूसरी बात मेरी रह गई थी बीच में, फिर आपकी तरफ से सवाल आ गया, कोई बात नहीं। दूसरा जो पॉइंट था उस पर इन्होंने बात भी की, वो है अरशद नदीम का। हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। फिर वही बात है कि मखसूस लोग इस वक्त मौजूद है हमारे मुल्क में, मैंने पहले बात की थी, हालात ख़राब हैं, लेकिन हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, हमने दिया जलाए रखना है, क्योंकि घर तो आखिर अपना है। तो पाकिस्तान हमारा घर है। अगर हम पाकिस्तान को घर की तरह सोचेंगे तो घर की बात बाहर नहीं की जाती, घर के मसाइल बाहर नहीं किए जाते, घर की लड़ाई बाहर नहीं की जाती, घर को बनाया जाता है, घर की तामीर की जाती है, घर के बारे में बुरी बातें नहीं की जाती, बाहर के लोगों को मिलकर मुत्तहिद होकर जवाब दिया जाता है, अंदर की बातें बाहर नहीं की जाती। हमें पाकिस्तान को अपने घर की मिसाल के तौर पर लेना है। तो अरशद नदीम का जो मैसेज है, उसने जो पैगाम दी है, उस बच्चे की, उस भाई की, हमारे अकेले की फाइट है, अकेले की फाइट है। उसने जिस तरह कोई सरपरस्ती नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये मामलात हैं, हमारे यहाँ रियासती सरपरस्ती उस तरह से नहीं होती, उसकी अकेले की फाइट थी। उसने फाइट करके बताया, उसने लड़ के बताया कि किस तरह 118 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ा है। तो जहां तक बात है हमारी, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काम कर रहे हैं। हमने डिजिटल आज़ादी के नाम से कैंपेन शुरू की भी रिसेंटली। हमने नौजवानों को फ्री ट्रेनिंग दी, आज उसका हमारा आखिरी दिन है। 5 से 10 अगस्त तक 6 दिन की क्लास थी। 50,000 से ज्यादा लोग ऑनलाइन उसको ज्वाइन कर रहे हैं। कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर में, इसी तरह सांगड़ में, इसी तरह घोटकी में हमारी फिजिकल क्लासेस चल रही हैं। हमारा मकसद क्या है? और हमारे नौजवान मोटिवेटेड हैं, चंद लोग जरूर मायूस हैं, हमने उनको भी मायूसी से निकालना है। हमने आगे की तरफ कदम बढ़ाना। मायूस लोग कुछ नहीं करते, मायूस लोग कुछ नहीं करते। हमने तामीर की बात करनी है, पॉजिटिविटी की बात करनी है। तो हमारे नौजवान, उनको हम एंगेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला फ्री ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। फ्री ट्रेनिंग्स के बाद उनको रोजगार देंगे, उनको फ्रीलांसिंग में लेके आएंगे, उनको उनकी फ्रीलांसिंग से उनके घर का चूल्हा भी जलेगा, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी भी बेहतर होगी, हमारे नौजवान होगी। बिल्कुल आपने बेहतर मैं थोड़ी सी इंटरप्ट करना चाहूंगा कि ये एक अरशद नदीम हमारा एक यंग है और इसने काम किया, लेकिन इससे पहले अगर थोड़ा सा अगर हम जाएं, उस बच्ची को हम कैसे बोले, आरफा को, जिसने जो IT में इतना बड़ा उसने नाम कमाया, आरफा सिद्दीकी, वो उसने IT में इतना नाम किया है कि बिल गेट जो है उसने उसको प्रमोट क्यों किया, वो तो अवार्ड दिया। बच्ची वो थी ना हम में से, सिंध गवर्नमेंट ने उनकी नाम पे पीछे जमीन यूनिवर्सिटी की है। बात सिर्फ इतनी है कि मायूसी नहीं है, मायूसी नहीं है, टैलेंट भी नहीं है, और हुकूमत ट्रस्ट कर रही है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, वो भी अपने अम्ब्रेला तले उनको क्रिस्टल कर रही है। लेकिन हम थोड़े से मायूस तब होते हैं जब हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वो वक्ती चीज होती है, वो अपने हिसाब से खत्म होती है। वक्ती चीजें होती हैं इंसान की, जैसे कि जिंदगी होती है, उस जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, कभी बुखार हो गया, कभी खांसी हो गई, कोई शदीद बीमार भी हो जाता है। इसी तरह से मुल्क होता है, घर होता है, और जाहिर कि इंसान जिंदगी से हार नहीं मांगता। जद्दोजहद जिंदगी का नाम है। अल्लाह ताला ने जब दुनिया में
جب بھیجا ہے تو تکلیف کے بعد جو ہے راحت ملی ہے، تو یقیناً ہم راحت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی مرد کام کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ خواتین اس کے شانہ بشانہ ہوتی ہے، جس طرح سے ملک کی آزادی میں ہماری خواتین شانہ بشانہ تھی۔ تو میں معلوم کروں گا سلطانہ تبسم صاحبہ آپ سے کہ ظاہر اکنامی کے حوالے سے ہماری خواتین بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، اور اس وقت معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں خواتین جس طرح سے مردوں کے کندھا، یہی کہیں گے کہ کندھے سے کندھا ملا کے تمام شعبۂ زندگی میں آگے بڑھ رہی ہیں، تو کیا آپ مایوسی دیکھتی ہیں کہ ہماری خواتین میں کہیں کوئی مایوسی آ رہی ہے، یا کہیں جا کے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہار مان جائیں؟ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کروں گی، کبھی کبھی مایوس ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے کیونکہ بیمار ہو جاتا ہے آپ کو اگر ٹھوکر نہیں لگے گی تو آپ سنبھلیں گے کیسے؟ ٹھوکر لگنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل ایسے دوں کہ آپ کو جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی ہے، وہ ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، کمفرٹ زون۔ آپ پھر اپنے کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں، لازمی۔ تو کبھی کبھی آپ کو یہ جھٹکے، گرنا، مایوسی، نیگیٹیوٹی، اور یہ نیگیٹو سوچ، پازیٹیو سوچ، یہ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے، بیکاز اگر نیگیٹو نہیں ہوگا تو پازیٹیو کیسے سوچیں گے؟ تو میرے حساب سے اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی کہ خواتین مایوس ہیں یا نہیں ہیں، میرے حساب سے خواتین بالکل مایوس نہیں ہیں۔ آج ایک بڑی تعداد میں آپ کسی بھی انڈسٹری میں نکلیں تو آپ کو خواتین کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہوگی، چاہے وہ بہت تھوڑا ارن کر رہی ہوں یا زیادہ ارن کر رہی ہوں، لیکن کوشش کر رہی ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کمیوٹ میں بڑا ان کو ایشوز آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہی ہیں۔ تو اگر وہ مایوس ہوتی تو 30-40 کلومیٹر کی ٹریولنگ اگر آپ دونوں طرف سے دیکھ لیں، بہت ساری خواتین میرے پاس بھی ہیں، کافی دور سے آتی ہیں اور بڑی پرعزم ہیں۔ اگر 8:30 ان کو آنا ہے تو 8:30 وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ حالات خراب ہوں۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں، اب ہمیں یہ چیلنجز تو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو میرے حساب سے ایز فیمیل مجھے نہیں لگا کہ ہماری خواتین کسی مومنٹ پہ آپ مجھے مایوس لگی ہوں، اور اگر مایوس ہیں بھی کہیں پہ، نہیں، مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ شاہانہ تبسم بڑی مایوس سی نظر آ رہی ہیں، خاموش سی ہیں۔ اس کی وجہ میں معلوم کروں گا۔ جی سلطانہ تبسم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں، شاہانہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، میں ان کی بات سے متفق بھی ہوں کہ خواتین بالکل مایوس نہیں ہیں، اور خواتین ان کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ جب تک ساری چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی ہیں تو ساری چیزیں صحیح چلتی ہیں۔ کبھی کبھی نیگیٹیوٹی بھی سامنے آنی چاہیے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کتنی کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، خواتین بالکل بھی مایوس کسی بھی کام میں، کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی ہیں۔ میں ان کی جو بات پاکستان ہے کی ترقی میں جی اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور مزید آگے کرتی رہیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، میں آؤں گا دوبارہ ڈاکٹر طہا منیف صاحب آپ کی طرف، کہ آپ نے ظاہر ہے کہ آپ کی جو ایک سیاسی پارٹی ہے وہ ہے مرکزی مسلم لیگ، اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ یہ وہ مسلم لیگ ہے، مرکزی مسلم لیگ، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً وہاں سے یہ بلانگ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسی سے یہ ملتی جلتی پارٹی ہے۔ ان کا نظریہ جو تھا، ان کا فلسفہ جو تھا، اسی کی بنا پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی، اور مختلف نیوز میں بھی آپ کا دیکھا ہے، مختلف اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ، کہ آپ نے نوجوانوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، ان کو موٹر سائیکل دینا، ان کو روزگار لگانا، یہاں تک کہ اگر کوئی ٹھیلا ہے تو آپ نے وہ بھی ان کو دیا ہے، اور روزگار سے لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ معاشرے کا جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو بے روزگار ہیں وہ کسی ایسی غلط سوسائٹی میں نہ چلے جائیں، اور اس وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے۔ اب آگے آپ کا کیا پلان ہے اس ملک کو دینے کے لیے، کیونکہ آزادی کا موقع ہے، جشن آزادی کے حوالے سے آپ نے کوئی نیا کوئی پیکیج یا کچھ نئی سلسلہ شروع کیا، کوئی اسکیم؟ دیکھیں، جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ ڈیجیٹل آزادی کے حوالے سے ہم نے ایک کورس لانچ کیا، اور اس میں ہم نے فری ٹریننگ دی
इंशाल्लाह ताला हमारा ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। जहाँ तक आपने बात की रोजगार देने के हवाले से, इस पर भी मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि हमारा कराची से ये प्लान स्टार्ट हुआ है, 700 से 800 लोगों को हम ये रोजगार दे चुके हैं। 100% हमारा रिकवरी रेशो है। हम बिल्कुल बेसिक सी पेमेंट के ऊपर लोगों को इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीजें देते हैं, यानी 1 लाख, तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट का लोन है। बाइकिया बहुत बड़ा मसला है, आपको पता है, यहाँ पे स्नैचिंग बहुत होती है। आज मैं एक नौजवान के साथ मिला, हमारे ऑफिस में आया हुआ था, बाइक के लिए अप्लाई करने आया था, कह रहा था कि 4 दिन पहले एक बिल्कुल चौक के अंदर दोपहर 2:30 बजे मेरी बाइक स्नैच हो गई। ये कराची में मसला है, मोबाइल स्नैचिंग होती है, बाइक स्नैचिंग होती है, बहुत कुछ ये मामले हमारे हालात। ये अमन अमान की जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की बनती है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हम दुआ कर सकते हैं और आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है, बाइकिया के जरिए लोगों को, नौजवानों को रोजगार देना ताकि वो फूड पांडा में काम कर सके, बाइकें चला सके। इसी तरह मोबाइल हम यानी किस्तों के ऊपर हम दे रहे हैं, और बड़ी आसान किस्तें, 5-7 हज़ार में 10 किस्तों के अंदर हम निपटा देते हैं। तो ये सारा हमारा रोजगार का प्रोग्राम कराची से शुरू हुआ है, हैदराबाद चला गया, अब हर महीने पहले 3 महीने के बाद तो हर महीने पे लेके आ गए। हैदराबाद, कोयटा, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला हम इसको लेके जा रहे हैं। हमारी पार्टी वो वाहिद पार्टी है, जैसा कि आपने पहले भी बात की, मैंने भी बात की, कि हमने इंशाल्लाह ताला उम्मीद की बात करनी है, हमने तामीर की बात करनी है, हमने मुस्बत एक्टिविटीज की बात करनी है। हमने हालात खराब है, हम आवाज भी बुलंद करेंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने कराची में पिछले हफ्ते में एक महंगाई मार्च किया, फिर अलामती धरना दिया, और उसके बाद हमने 2 दिन पहले खवातीन का मार्च हुआ है, ये आर्ट्स काउंसिल से लेकर प्रेस क्लब तक, खवातीन भी हम आवाज भी उठाएंगे, लेकिन मसाइल का हल भी देंगे जो हमारी कैपेसिटी में है। हम इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान में खैर वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को साथ लेके चलने वालों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तानी आज भी सबसे ज्यादा डोनेट करने वाले लोग हैं, तो हमने उनको साथ मिलाना है इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद का दिया रोशन रखना है, सबको आगे लेके चलना है, तरक्की भी करनी है, शजरकारी भी करनी है इंशाअल्लाह ताला। इन सारे हालात और वाकयात में हमने आगे लेके चलना है। अब भी हमने आज हमारी मीटिंग थी, उसमें हमने एक कैंपेन दी, हमने कहा कि पाकिस्तान का परचम लहराना है, हर गली कूचे में, हर घर पे, हर छत पे, हर चौक में, हर चौराहे पे, हर बाइक पे, हर सवारी पे पाकिस्तानियत, पाकिस्तान है तो हम इंशाअल्लाह ताला हम ये पैगाम लेके चलें। और हमारी तो दुआ ये है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने अपना अपना निशान, अपना अपना झंडा रखा है। काश के ऐसा हो जाए कि एक झंडा हो पाकिस्तान का, सफ़ेद और सब्ज़ परचम, और उस पर सितारा बना हुआ, चांद तारा बना हुआ, वही परचम के साए तले सब एक हो जाए। मैं गुलाम यासीन साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा, आज हम जो सियासी जमातों को देखते हैं, पार्टियों को देखते हैं, और दीगर जो समाजी इदारे हैं उनको हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह से नौजवानों को इस मुल्क में संवारना चाहिए, जिस तरह से मुल्क के लिए नौजवान सोच रहा है, ठीक है, जिस तरह से ये इन्होंने बताया, डॉक्टर तहा मुनीफ साहब ने बताया कि हमारी जो पार्टी है वो ये कर रही है कि नौजवानों को रोज़गार दे रही है, तो दीगर सियासी जमातों में या समाजी इदारों में ऐसा नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही कहा अपना मेरे प्यारे भाई। बात सिर्फ इतनी है कि ये दिया जलाए कौन, दिया जला तो अब इसकी हिफाजत करे कौन। लाज़मी बात है, इसको हमने ही चलाना है, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है अपने लिए, अपने कौम के लिए, क्योंकि यही हमारा मेन मोशन होना चाहिए। डॉक्टर तहा को मैं साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह आप बाइक और बाइकों वगैरह को सब दे रहे हैं, साथ साथ, क्योंकि इस मरतबा जो जालिमों ने हमारे दरख्त काटे थे, शजरकारी पर काम कर रहे हैं, उसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप जो भी आपके पास आ रहा है उनको एक पौधा दरख्त का दे दें, उनसे रिक्वेस्ट करें, बिल्कुल इस पे रिक्वेस्ट करें कि आप मेहरबानी करके ये बल्कि हम गोद लेने का कंसेप्ट दे रहे हैं, ये नहीं कि लगा के भाग जाए। आंधी तूफान बारिश आती है, गोद लेने से मुराद ये है कि हम ड्यूटी अपॉइंट कर रहे हैं, डेली पानी देना, उसकी हिफाजत करनी है, उसको बड़ा करना है। अच्छा, ये जो हमारी यूथ है ना, अब आप आते हैं यूथ के ऊपर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का जो टोटली दारो मदार है वो यूथ के ऊपर। अब यूथ को आपने, बाकी तो पिछले जितने भी इनकलाब आ चुके हैं, चीन हो, वियतनाम हो, उनको अब देखते हैं कि जब वो चीन जैसा मुल्क चरसी और आफिमी हुआ करता था, तो वही 3 लोग थे जो टीचर था, एक दुनिया का वो कौन था, वो यूथ ने उनको खड़ा कर दिया। अच्छा, यूथ ही हमारे मेन, हमारे कप्तान है, क्यों ना हम यूथ को आगे ले लें। उसी यूथ में हमने बहुत से इन नौजवानों पे काम रखा है। देखें, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो हम में से डॉक्टर भी आए। हम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह को कैसे भूल सकते हैं, जिसने उनके हाथों में अल्लाह ताला ने वो शफा दी, जिसके कटे हुए पाँव को जोड़ के उन्होंने अदीब रिजवी साहब को नहीं भूल, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब को हम नहीं भूल सकते,
محسن پاکستان کا خطاب ہے اس کے اوپر. ہم ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو نہیں بھول سکتے. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے تو ہیرو ہیں. اب ان کی جو پیچھے رو ہے یا ان کا چھوڑا ہوا راستہ ہے وہ ہماری یوتھ نے پکڑنا ہے. آپ بھی دیکھیں کہ ابھی ہمارے وہ اسپورٹس کی ایک اور بچی ہے ہیرا نام کی ہے, وہ بہت اعلیٰ قسم کی انہیں گیم کھیلی ہے اس ایونٹ میں. تو یہ یوتھ ہے نا. اچھا, ہمارا پرچم جو سب دلالی پرچم ہے اس کو لے کے چلنے والا بھی تو ہمارا یوتھ ہے نا. ہمارا وہ جو فوجی جوان ہے وہ بھی یوتھ ہے ہمارا, وہ ہم میں سے ہیں. ہمارے ملک کو ترقی دینے میں یوتھ کا بڑا کردار ہوتا رہا ہے اور ہوگا. آگے بھی ہمارا ملک ترقی کرتا رہے گا, لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے تو وقت ختم ہو رہا ہے. تو میں سلطانہ تبسم صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں, اور شاہانہ تبسم صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. غلام یاسین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے. اور ڈاکٹر طہا منیف صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. ناظرین, جاتے جاتے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ ملک پاکستان جس کو بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی اس کے بعد ہم نے حاصل کیا ہے. آج ہم آزادی کا سانس تو لے رہے ہیں, لیکن بہت سی دشواریاں آ جاتی ہیں. ان کو کبھی اپنے سر پر سوار نہ کریں, اس کو اپنے کبھی دماغ میں نہ رکھیں, بلکہ آگے بڑھیں, جستجو کے ساتھ بڑھیں. اور اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. جس طرح سے چائنا کی مثال دی گئی, جس طرح جاپان کی مثال دی گئی کہ جاپان میں ہیروشیما پہ بم مار دیا تھا اور وہ ملک اتنا تباہ ہو گیا تھا کہ وہاں پہ آج تک جو بھی ہوتا ہے اس کی ذہنی توازن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. کہنے کی بات ہے, لیکن آج جاپان کہاں ہے, چائنا کہاں ہے, اور دوسرے ملک کہاں ہیں؟ کیونکہ اس کی یوتھ نے اس کو آگے بڑھایا. ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال, لیاقت علی خان, فاطمہ جناح اور جتنے بھی ملک بنانے میں شہید ہوئے ان کے فلسفے پہ چلنا ہے. اور قائد اعظم نے تو اقلیت کے حوالے سے تمام فیسلٹیز اس ملک میں دے دی, تو ہمیں چاہیے کہ ان کے فلسفے پہ چلیں, ان کی سوچ کو آگے لے کے چلیں, اور اپنے اس پیارے وطن کو جو میری پہچان پاکستان ہے اس کو مزید آگے پہچان بنائیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.